सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक है। एप्पल या डेल जैसे अपने अमेरिकन कॉम्पिटिटर्स के विपरीत सैमसंग का जन्म किसी गैराज में या कॉलेज के हॉस्टल रूम में नहीं हुआ था। सैमसंग कंपनी कोरिया के सबसे बड़े विनाशकारी युद्ध के बाद अस्तित्व में आई और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मानव इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार के बाद सैमसंग ने कैसे पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया। 100 साल के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद 1910 में जापान ने औपचारिक रूप से कोरिया को अपने अधीन कर दिया था और फिर जापानी एम्पायर ने कोरिया को महज एक कठपुतली स्टेट बना दिया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जापानियों ने कितनी क्रूर तरह से कोरिया पर कब्जा किया था। और कोरिया पर कब्जा करने के बाद जापानी सेना ने कई कोरियन किसानों और व्यापारियों को उनकी जमीन और कारखानों से निकाल दिया था। एक महत्वाकांक्षी कॉलोनियल देश के रूप में जापान अपने लोगों के साथ कोरिया को बसाने के लिए उत्सुक था। यही वजह थी कि कोरिया की जमीन पर जापानी लोगों ने बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया था। उदाहरण के लिए उस समय पर जापानियों का कोरियन जमीन पर कब्जा 8% से बढ़कर 20 साल बाद 50% से ज्यादा हो गया। एक समय के लिए तो ऐसा लगने लगा था कि कोरिया दूसरा जापान बन गया हो। इतना ही नहीं, जापानियों ने कोरियन लोगों को अपना नाम बदलने तक के लिए मजबूर कर दिया था और उन्हें स्कूल में कोरियन भाषा सिखाने से भी मना कर दिया था। कोरिया को जापान से आज़ाद होने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की करारी हार का इंतजार करना पड़ा और 1945 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हो रहे खूनी संघर्ष के बावजूद कोरिया के लोगों में युद्ध शांति की आशा अभी भी जिंदा थी। और ऐसे ही एक आशावादी व्यक्ति थे ली ब्यूंग चुल, जो उन कुछ भाग्यशाली कोरियन लोगों में से एक थे जो कोरिया पर जापान के कब्जे के दौरान अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। उन्होंने 1938 में सैमसंग नाम की एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई जो किराने का सामान निर्यात करने में माहिर थी। शुरू से ही सैमसंग के पास बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। सैमसंग दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित शहर मसान में था, जिसे जापानी अपने सबसे बड़े एग्जिट पोर्ट के रूप में यूज कर रहे थे, जहां से वो कोरिया के नैसर्गिक संसाधनों को जापान ले जाया करते थे। जापानी एम्पायर के लिए अब ली एक सच्चे सहयोगी नहीं थे, लेकिन सरकार के लिए उनकी उपयोगिता ने उन्हें कई ऐसे लाभ दिए जो ज्यादातर कोरियन लोगों को उपलब्ध नहीं थे, जैसे जापानी बैंकों से लोन प्राप्त करना। जबकि जापानियों का शासनकाल सैमसंग कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद दक्षिण कोरिया ने भी ली के सामने बहुत सारे अवसर प्रस्तुत किए। आज़ादी मिलने के तुरंत बाद के वर्ष लगभग हर कोरियन बिजनेसमैन के लिए लाभदायक साबित हुए। इसका एक सरल कारण ये था कि जापानी प्रशासक तो चले गए, लेकिन उनकी संपत्तियां तो वही थी और कोरियन गवर्नमेंट देश के पुनर्निर्माण के प्रयास में उन संपत्तियों को सिर्फ कुछ डॉलर और सेंट के लिए बेच रही थी। सैमसंग के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा, लेकिन फिर अचानक से कोरिया में गृह युद्ध शुरू हो गया। नॉर्थ कोरिया पर हुआ आक्रमण जल्दी ही अमेरिका और सोवियत रशिया के बीच एक प्रॉक्सी वॉर में बदल गया, जिसने दक्षिण कोरिया के प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों को तबाह कर दिया। 3 साल चले लंबे युद्ध के दौरान कोरिया की ज्यादातर फैक्ट्रियां बर्बाद हो गई। उदाहरण के लिए 60% से भी ज्यादा कपड़े और रासायनिक सुविधाएं नष्ट हो गई और इसके साथ ही देश के आधी रेलवे तक नष्ट हो गई। 3 साल तक चले लंबे युद्ध के अंत में कोरिया के बुनियादी ढांचे को मरम्मत की सख्त जरूरत थी, लेकिन कोरियन कंपनीज अपनी अर्थव्यवस्था को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही छोटी थी। ज्यादातर कंपनीज तो अपने आखिरी सांसें गिन रही थी। रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी हो गई और इसका कारण ये था कि दक्षिण कोरिया की सरकार को अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए अधिक नोट छापने पड़े। हाइपर इन्फ्लेशन यानी महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी। जुलाई 1953 में कोरिया की करेंसी 3 साल पहले की तुलना में 24 गुना अधिक मार्केट में सर्कुलेट हो रही थी। दक्षिण कोरिया और सैमसंग का भविष्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ दिख रहा था। युद्ध के बाद अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की मदद से मार्शल प्लान का कोरियन वर्जन बनाया। 1950 के दशक के दौरान कोरियाई सरकार को अमेरिका ने $3 बिलियन भेजे, जिन्हें बड़ी और मध्यम वर्ग की कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया। सैमसंग भी इन्वेस्टमेंट के रूप में मदद पाने वाली इन्हीं कंपनियों में से एक थी, इसमें कोई शक नहीं था। इस मदद के पीछे का कारण ली और दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति की दोस्ती थी। वास्तव में अगर देखा जाए तो उनके कार्यकाल के दौरान सैमसंग कंपनी को मिली हुई मदद आश्चर्यजनक थी।
आमतौर पर किसी भी कंपनी द्वारा की जाने वाली निर्यात पर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, लेकिन कोरियाई सरकार ने सैमसंग को इन टैक्सेस से छुटकारा दे दिया था और सैमसंग कंपनी को उन्होंने एक फ्री पास भी दिया था, जिसकी मदद से वो अपना एक्सपोर्ट यानी निर्यात किसी भी टैक्स को चुकाए बिना ही कर देते थे, जिसके कारण सैमसंग कोरियाई गृह युद्ध के बाद कोरिया की सबसे बड़ी आयरन स्क्रैच एक्सपोर्टर कंपनी बन गई। अमेरिका से मदद के रूप में मिल रहे पैसे सैमसंग में इन्वेस्ट करने से सैमसंग कंपनी का विस्तार हुआ और एक छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर के आई। सैमसंग ने 1953 में चीनी और आटा बनाना शुरू किया और उसके एक साल बाद कपड़ा बनाना भी शुरू कर दिया। सैमसंग ने अमेरिका से मिल रही मदद के पैसों से बर्बाद हो चुकी कंपनियों को खरीदना भी शुरू कर दिया और उनका पुनर्निर्माण भी करना शुरू कर दिया। 1950 के दशक के दौरान सैमसंग में सालाना 93% की ग्रोथ हुई। हालांकि अमेरिका से मिल रही मदद सिक्के का एक पहलू थी। दरअसल कोरिया की सरकार भी सैमसंग को बहुत ही कम दरों पर बिजनेस करने के लिए लोन दे रही थी। ली सरकारी बैंकों के माध्यम से सरकार से मिलने वाले लोन की सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक थे। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि एक बार जब उन्हें पैसे मिल गए तो उन्होंने पलटकर उन्हीं बैंकों को खरीदना शुरू कर दिया। उस दशक के अंत तक सैमसंग ने अपने दोस्त की सरकार से जुड़ी 3 बैंकों को अपने नियंत्रण में ले लिया था और बीमा और केमिकल मार्केट में भी अपनी शाखाएं खोल रहा था। सैमसंग इतना बड़ा हो गया था कि कोई क्रांति भी उसे गिरा नहीं सकती थी। इसलिए जब 1961 में कोरियाई सेना ने उनके दोस्त की सरकार को उखाड़ फेंका था, तब ली के माथे पर चिंता की एक शिकन भी नहीं थी। नई सरकार के तहत कोरिया अर्थव्यवस्था खुली और बड़े पैमाने पर निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, जिसके लिए सैमसंग बिल्कुल सही कंपनी थी। दूसरी सरकार के बावजूद 15 वर्ष की अवधि में दूसरे शासन के परिवर्तन के बाद ली एक बार फिर कोरियन सरकार की कृपा में थी। अब हम जिस सबसे लोकप्रिय सैमसंग डिवीजन को जानते हैं, वो भी निश्चित रूप से सरकार की मदद से ही बना था। 1969 में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में काम करने वाली कंपनियों पर 50% तक टैक्स कम करने वाला कानून पारित किया। उस समय तक सैमसंग सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बन गई थी। 70 के दशक में सैमसंग कोरिया देश के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन गई थी, क्योंकि सैमसंग ने हर कोरियाई परिवार को वॉशिंग मशीन और टीवी से पहचान कराई थी। और उसके कुछ ही समय बाद सैमसंग ने सेमीकंडक्टर और स्मार्टफोन के मार्केट में कदम रखा। बेशक ये सब ली के बिना संभव नहीं था। कोरिया की हर सरकार ने हमेशा ही सैमसंग और ली का हर हालात में साथ दिया और आज भी सैमसंग और कोरिया की सरकार एक साथ चलते हैं। ये थी सैमसंग की एक छोटी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बनने की कहानी, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।